आप क्या राय रखते हैं ऑयल एंड गैस क्षेत्र पे? सृष्टि, तीनों तरफ पसंदीदा बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीद की राय है। लेकिन ये भी वास्तविकता है सृष्टि के पिछले 2-3 हफ्तों में, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हो या फिर कुछ चुनिंदा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या सिटी पाइप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये चल चुके हैं और हमने थोड़ा बहुत करेक्शन भी आते हुए देखा है। तो अगर आपका आपका नजरिया, अगर समय की पाबंदी नहीं है और अगर आपने निचले स्तर पर खरीद रखा है, तो आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। ओएनजीसी, गेल, एक निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री जो कि चौतरफा कारोबार फैला हुआ है, वो भी पसंद है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी और बीपीसीएल फिलहाल खरीद की सूची में है। एचपीसीएल की जो पहले खरीद की सूची थी, वो नतीजों के बाद हमने अंडर रिव्यू रखा है, तो उस पर विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या फिर जो सीएनजी, खास करके जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरीकरण करती है, उसमें गुजरात गैस हुआ या फिर पेट्रोनेट एलएनजी हुआ, आईजीएल हुआ, एमजीएल हुआ, अ, ये सब कंपनियां, हमें पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनियां हैं, ये सब बुनियादी तर्क के आधार पर हमें अच्छी लगती है और निवेश की राय। आपसे जरा जी एंटरटेनमेंट पर हम व्यू लेंगे। हमने शुक्रवार को तो देखा कि 4% के आसपास की तेजी रही, लेकिन बहुत वोलेटाइल है और वोलेटाइल होना स्वाभाविक भी है। हालांकि एक डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से हुई है कि उन्होंने हाईकोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। और कमेटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो भी मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर, कहीं ना कहीं कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसके लिए कि इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है कंपनी की तरफ से। आप किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और जी के शेयर को लेकर आपका व्यू क्या है अभी? आपको भी शुभ प्रभात अभिषेक, हमारे तरफ से। तो हमारे लिए चिंता का कारण इसलिए है क्योंकि बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है और एक अरसा बीत चुका है जी एंटरटेनमेंट को अपने बुनियादी तर्क और नतीजों के आधार पर रुझान पर चलना। और आज के तारीख में जब से वो जी और सोनी का मर्जर घोषित हुआ था, तब से लेकर के आज तक ये सिर्फ खबरों के ऊपर चलता है। ज्यादातर ऊपर कम जाता है और नीचे ज्यादा आता है। हाल ही में जो खबरें आई हैं और जो मसला है, वो तो अब तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी होगा, उस पर निर्भर करेगा क्या उभर करके आता है। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है, तो जैसे हमने बताया, हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन बहुत जल्द जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में किसी तरह का बेहतर रुझान या परिस्थिति आपको दिखाई दे या नजर में आए है, उसकी संभावना हमें बहुत कम लग रही है। तो अगर बहुत ही पुराना निवेश है और आपके पास धैर्य है, तो आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं, लेकिन समय काफी लंबा लगेगा। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट को लेकर ये व्यू। रंग, इस बीच आपसे एक बार टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, कुछ एक रिपोर्ट्स की तरफ से सामने आए कि 12 से 15 महीनों में जो है अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडरी है उसको अलग से लिस्ट करवाने की तैयारी है। टाटा मोटर्स के लिए कितनी बड़ी खबर और कितनी अच्छी तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग की खबर सामने आ सकती है, और इन स्तरों पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा, टाटा ग्रुप से रिलेटेड एक और काउंटर है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये भी गौरांग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से टाटा ग्रुप की कई सारे आईपीओज लाने की तैयारी है, आप कोई राय रखते हैं इस काउंटर पे? तो पहले तो दूसरे प्रश्न का प्रयास करते हैं उत्तर देने के लिए आपका सृष्टि। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, और काफी लंबे समय से मेरे ख्याल से रुझान निरंतर आंकड़ों के आधार पर आपको तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल ऊपर की तरफ का रुझान, जिस तरीके से एक सक्षम मैनेजमेंट की तरफ से ये कंपनी आती है, मेरे ख्याल से भविष्य काफी उज्जवल लगता है। निजी तौर पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि बुनियादी तर्क के आधार पर कवरेज नहीं है, यानी कि बने रहे, बेचे या फिर खरीदारी करें, वो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतना बिल्कुल बता सकता हूँ कि कंपनी काफी मजबूत और सक्षम है। अब आते हैं पहले प्रश्न के ऊपर, वो है टाटा मोटर।
काफी लंबे समय से यहाँ पर निवेश की राय बनी हुई है। जब ये एक अछूता स्टॉक माना जाता था पूरा ऑटो क्षेत्र में, और आज के तारीख में सबसे पसंदीदा और कमाऊ बेटा बन गया है टाटा मोटर्स। 300 के नीचे भी राय थी, 500 के तरफ भी जब ये पहुंचा तब भी राय थी, और आज के तारीख में भी राय है। आपका जो प्रश्न है सृष्टि, वहां पर हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि वो क्या मूल्यांकन होंगे जिसको जिस कंपनी का विभाजन किया जाएगा, और वो कब होगा और किस प्रकार से होगा। वो सब चीज नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि वो भविष्य में होगा और उसकी जानकारी पर्याप्त रूप में हमारे पास नहीं है। अगर इन सब चीजों की चिंता न करते हुए अगर आपको टाटा मोटर में आपने खरीदारी कर रखी है तो बने रहें, और अगर नहीं की है तो आप मौका ढूंढ सकते हैं खरीदारी करने के लिए। ओके, तो टाटा मोटर्स इन स्तरों पे भी पसंद आ रहा है, और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी पसंद है, पर उस पर कवरेज फिलहाल नहीं है। अब एक दो जरा शेयर्स चेक करवाते हैं जहाँ पे थोड़ा और तेज़ी या मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है मार्केट का। एक बार जरा आप एक शेयर लेके हो रही है, वो है एनटीपीसी। गुरांग सर, ये एनटीपीसी को रखें, पोर्टफोलियो वाले भी रखें और स्विंग वाले भी रख सकते हैं क्या? मतलब हाल फिलहाल में कोई ऐसा न्यूज़, कोई ट्रिगर ऐसा है जो 6-7 महीने में इसको शेयर को थोड़ा और तेज़ी दे पाए? कोई ऐसी रीडिंग है सर आपकी? पोर्टफोलियो में तो पड़ा ही हुआ है एनटीपीसी ज़्यादातर लोगों के अब। देखिए डिम्पी भाई, 6-7 महीने या फिर स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं तो टिप्पणी कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन अगर ये 6-7 महीने की बात परे रख करके अगर थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही लंबे समय बाद 2 सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और कोल इंडिया ने एक बेहतर रुझान दिया है। एनटीपीसी ज्यादा हमें इसलिए पसंद आता है क्योंकि पहले तो ये एक ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से जुड़ती हुई कंपनी है, और जिस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन को लेकर के सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया है, और आने वाले 3 या 5 सालों में कम से कम 350 से लेकर के 500 जिगावाट्स डिम्पी एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। वहां पर सूर्य से उत्पादन वाले सूर्य ऊर्जा और वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा, यानी कि सोलर एंड विंड एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो अगर पाबंदी नहीं है तो मेरे ख्याल से आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं, और अगर किसी को नई खरीदारी करनी भी है, अगर नजरिया लंबी अवधि का है, तो हम उसकी भी राय देंगे। ओके, तो एनटीपीसी और साथ ही कोल इंडिया, यहाँ पे कई समय बाद अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। पर गौरांग, इससे पहले कि मैं आपसे अलविदा दें, एक फार्मा स्पेस में काउंटर है जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, पर क्या इन स्तरों पे आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ये जानना चाहेंगे। मैं बात कर रही हूँ बायोकॉन की। कई सारे कंसर्न्स हैं, डेट को लेके कंसर्न्स है, पर कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कंपनी अब अपना कुछ हिस्सा बेचना चाहेगी ताकि अपना कर्जा कम कर सके, पर अभी भी एनालिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है जिस तरीके की परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से हम देख रहे हैं। आपकी कोई राय बायोकॉन पे? अगर आप नाम नहीं भी लेते सृष्टि, तो मैं पाप लेता कि बायोकॉन की बात कर रहे हैं आप। और ये भी एक दुखती हुई नस है हमारी जी एंटरटेनमेंट के साथ, जहां पर कवरेज है और एक इतिहास बन चुका है बायोकॉन का। आप महामारी से लेकर के अब तक देख लीजिए, महामारी में तो फार्मा क्षेत्र से अगर किसी भी नाम के पीछे फार्मा जुड़ा होता तो वो सबसे बेहतरीन चाल आपको देता है। लेकिन बायोकॉन एक ऐसी कंपनी है कि जब चर्चा में था फार्मा क्षेत्र तब भी कुछ नहीं किया इसने, ऊपर से नीचे आया। उस समय पर 300 350 के पार हुआ करता था ये स्टॉक, अगर मेरी याददाश्त सही है सृष्टि, और अब करीबन 250 के आसपास मौजूदा स्तर है। तो बहुत ही परिश्रम किया है जिन्होंने भी निवेश किया होगा, धैर्य की चोटी पर जा करके लोगों की धैर्य को आजमाया होगा। और कंपनी के तरफ से भी जो बायोसिमिलर को लेकर के स्थानीय मार्केट में, खास करके अमेरिकी मार्केट में जहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर सफलता अभी भी नहीं मिल रही है। हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा निवेश R&D भी किया था, जिसके फलस्वरूप काफी नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, लेकिन आंकड़ों के आधार पर शेयर के दाम में रुझान बिल्कुल विभिन्न पड़ रहा है। क्या इन स्तरों पे पसंद आ रहा है आपको गौरांग बायोकॉन, या दूर रहने की सलाह देंगे? देखिए, कवरेज है तो मैं इनकार नहीं कर सकता हूं सृष्टि, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बायोकॉन की तुलना में फार्मा क्षेत्र में और भी कई सारी अच्छी कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपने निवेश कर ही चुके हैं बायोकॉन में,
तो बने रहने की राय होगी। शुक्रिया गौरांग आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर